नमस्कार साथियों, स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं पॉलिटी क्लास 19। इसका सीधा मतलब है कि पॉलिटी की मैं आपको 18 क्लासेस करा चुका हूं। कुछ बच्चों की डिमांड है सर पॉलिटी जल्दी से करा दीजिए, तो पॉलिटी की आज 19वीं क्लास है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 3 से 4 क्लासेज, अब लास्ट 5 क्लासेज रह जाएंगी। उसके बाद पॉलिटी की जो हम MCQ प्लस PYQ के माध्यम से जितनी क्लासेज करना चाह रहे थे वो हो जाएंगी, और पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर हमने सारे कवर करा दिए हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके क्वेश्चंस लगातार लगाइए। ज़्यादा संभावना रहेगी आप यहीं से करोगे, अच्छे से करोगे तो आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि भाई मेहनत भी कुछ चीज़ होती है, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप जब भी क्लास को करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न या तो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, या हम जो व्याख्या करते हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब और मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर ये है कि हम अब जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज किसी भी एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और नए नए मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, चाहे तकनीक को लेकर हो, चाहे विज्ञान को लेकर हो, कोई भी हो। हम हम क्या करेंगे, अब कोशिश ये करेंगे पर डे आपको एक क्लास करंट अफेयर्स की मिले ही मिले। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसके जरूरी MCQ हैं वो भी डाल कर रखें। नहीं भी होता तो एनालिसिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप हमसे ज़्यादा जुड़ोगे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, कह रहा है भारत में न्यायालय की निर्वाचन। और सुनिए, सबसे जरूरी बात, कल मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए 2 पार्ट्स करा दिए थे, एक परसों कराया था, एक कल कराया था। अभी जो है वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ भाग है। क्या? संवैधानिक संस्थाओं, थंबनेल में आपको मिल जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्या होते हैं कि प्रश्न आपके सामने हमेशा एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था संवैधानिक संस्था है या नहीं, कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है, कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो वो आपके सामने मैं प्रश्न कराऊंगा। संवैधानिक संस्थाओं से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने होंगे वो अब आते रहेंगे। और अब पॉलिटी हमारी अंतिम ओर चल रही है, इसका मतलब सीधा है कि पॉलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो अब खत्म होने की ओर है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। जितना अभी मेहनत कर लेंगे एग्जाम टाइम पे, उतनी ही जो दिक्कतें होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है केवल। द कोर्ट कैन इंटरवीन इन इलेक्शन मैटर्स ओनली ऑन। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, भारत में जो निर्वाचन कराने का काम है किसका है? निर्वाचन आयोग का है। तो निर्वाचन आयोग, पहले तो ध्यान रखना, एक संवैधानिक संस्था है। आपको एक संस्था मिल चुकी है जो संवैधानिक है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो आपके सामने कभी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है, तो आप ध्यान रखना निर्वाचन आयोग एक संस्था मिल गई है। जैसे जैसे क्लासेज बढ़ेंगी आपको दूसरी भी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में, तो भारत में निर्वाचन कराने का काम किसका है, ये ध्यान रखो। निर्वाचन मतलब चुनाव, चुनाव कराने का काम किसका है, तो वो है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग 2 होते हैं, एक संघीय या केंद्रीय। ठीक है, एक होता है राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग जिसे हम भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं, और एक होता है राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग। अब देखो, जो हमारा बड़ा निर्वाचन आयोग होता है, अर्थात संघीय निर्वाचन आयोग, यहाँ संघीय से मतलब आप वो वाला संघ मत समझना, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग है। ठीक है, ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इधर संसद और राज्य विधानमंडल,
के चुनाव संपन्न कराता है, चुनाव संपन्न कराता है, ध्यान रखना। तो कभी पूछे आपसे कि भारत का निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराता है, तो राष्ट्रपति के, फिर उपराष्ट्रपति के, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानमंडल मतलब राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो इनके चुनाव कौन कराता है भारत में, तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संघीय निर्वाचन आयोग कहता है। अब ध्यान रखो, अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, कब करेगा, कौन, न्यायालय मतलब कोर्ट। तो निर्वाचन याचिका के आधार पर अगर कभी किसी को ये लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव कराए हैं उसमें किसी तरह की धांधली या गड़बड़ हुई है, तो वो एक याचिका दायर करता है जिसे निर्वाचन याचिका कहते हैं। उसके आधार पर क्या करता है, कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है। इंटरवीन से मतलब अगर चुनाव में गड़बड़ी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में है तो सिर्फ और सिर्फ करेगा उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखना। अगर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए चुनावों के अंतर्गत गड़बड़ी या संदेह का मामला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित है तो इसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। लेकिन अगर चुनावों में गड़बड़ी का मामला संसद या राज्य विधानमंडल से संबंधित है तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में इसकी कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रखना, आपके सामने एक डायग्राम है, इससे 4 से 5 प्रश्न आएंगे। संघीय निर्वाचन आयोग फिर मैं आगे भी बताऊंगा। संविधान एक संस्था है, इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 29 के ठीक है, 324 से 29 तक है। फिर संघीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है, ये भारत के अंतर्गत निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संवैधानिक संस्था है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य के विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराता है। यदि कभी चुनाव कराने के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है या संदेह का कोई प्रश्न उठता है तो उसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि संसद या राज्य विधानमंडल संबंधी चुनावों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। ठीक है, अब चले निर्वाचन आयोग, जो हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग है। जो कुछ राज्य का निर्वाचन आयोग जो करता है वो पंचायत या स्थानीय स्वशासन के चुनाव कराता है, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं। इस तरह के जो चुनाव होगा, जो राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं, उन चुनावों को कौन संपन्न कराएगा, तो राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। आपको दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही संवैधानिक संस्था हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? रजक जयंती, सिल्वर जुबली, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, हीरक जयंती, अमृत जुबली। ठीक है, अमृत जयंती। तो देखिए, ये जो जुबली बनाई जाती हैं जयंती में, ये खुशी के माहौल के बनाई जाती हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम जन्मदिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। लेकिन एक खास विशेष वर्ष के बाद, जैसे 60 वर्ष के बाद क्या मनाई जाती है, तो डायमंड जुबली मनाई जाती है। ठीक है, 60 वर्ष या कभी कभी कोई संस्था 75 वर्ष के बाद ही मनाती है उसको। तो देखो, निर्वाचन आयोग गठन कब हुआ था निर्वाचन आयोग का? तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब मैंने बोला जो डायमंड जुबली है, डायमंड जुबली कब मनाई जाती है? 60 वर्ष के बाद। 60 वर्ष के बाद। तो 60 वर्ष कब होंगे इसको? 60 वर्ष कब होंगे? 2010 में। ठीक है, तो जनवरी 2010 में, कब? जनवरी 2010 में निर्वाचन आयोग ने अपनी कौन सी जयंती मनाई होगी? तो हीरक जयंती। ठीक है, डायमंड जुबली, हीरक जयंती। ठीक है, हीरक जयंती, डायमंड जुबली। ठीक, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जुबली मनाई है? तो डायमंड जुबली। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। क्यों मनाई है? क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 2010 को। तो जब भी हम कोई जुबली मनाएंगे तो उसी डेट को मनाएंगे, अर्थात उसी डेट को ना तो उस महीने में मना लेंगे। तो महीना कौन सा होगा? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी, अब जनवरी की तरफ जाएंगे तो 2010 में कितनी साल हो रही थी? 60 साल।
ठीक है। तो जनवरी 2010 में निर्वाचन आयोग ने अपनी कौन सी जुबली मनाई थी? तो हीरक जुबली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। द मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान, राज्य निर्वाचन आयोग, देखना, राज्य निर्वाचन आयोग, कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 243 के। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। अब आपके सामने एक और प्रश्न बनता है कि जब राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। हम दोनों तरफ से प्रश्नों को आपके सामने लेके चल रहे हैं। कभी पूछे कि राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। भारत के निर्वाचन आयोग के नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसका प्रावधान आप देखोगे, मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो संविधान की भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक का इसका प्रावधान है। ठीक है, किसका? भारत के निर्वाचन आयोग का। अब पूछ रहा है राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन, द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन वाज रमा देवी। वुमेन चीफ इलेक्शन, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ध्यान रखो। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रश्न के अंतर्गत हम निर्वाचन आयोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। निर्वाचन आयोग, तो संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? संविधान के भाग 15 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है, तो पूछे आपसे संविधान का किस भाग में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भाग 15 में। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत? 324 से 329 तक। एक इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 25 जनवरी 1950। अब चलते हैं अपने वास्तविक प्रश्न की तरफ। कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ये क्या है हमारा? ये सही है। कह रहा भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो पहली महिला, इस पे थोड़ा देखते हैं। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। ठीक है, और ये कैसी थी? ये कार्यवाहक थी। कार्यवाहक, कार्यवाहक का मतलब होता है कि वास्तविक रूप से कोई और उस समय क्या था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, पर किसी कारणवश वो उस पद पर उस समय नहीं थे। तो जो उनके कार्यों को, अध्यक्ष के कार्यों को संभालता है कुछ समय के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कार्यवाहक। ठीक है, तो कार्यवाहक थी रमा देवी। तो इसका आंसर क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैसी? रमा देवी। तो क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों ही सही हैं। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? फिफ्थ का सी। ए और एक और दो दोनों ही सही हैं। ध्यान रखना, कभी आपसे प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न के अंतर्गत दो प्रश्न हैं आपके सामने। कौन कौन से?
सीधे पूछ लेता है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, तो ऐसा तो होना गई, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होंगे। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। कभी पूछे कि भारतीय इतिहास की मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वो रमा देवी थी। प्रश्न क्या हो सकता है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। किस भाग में है, तो भाग 15 में है। प्रश्न आप, ठीक है, तो ये कभी पूछे आपसे तो कैसी थी, कार्यवाहक महिला थी। ठीक है, अब आपके सामने कभी और दूसरा तो यही है, कौन सा है ये, संवैधानिक निकाय है एक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखो पहले तो देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 243 के। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के क्या कहता है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। कौन से, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो 243 के अंतर्गत क्या है, संविधान के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, और कहता है कि राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा वो राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 के। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। कब किया गया, पहली बार प्रयोग। तो देखो पहले क्या था, मताधिकार की आयु, मत देने की आयु 21 वर्ष थी। क्या थी, 21 वर्ष। इसको कम करके क्या कर दिया, 18 वर्ष। अब देखो एक इसके लिए क्या किया गया था, एक संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके माध्यम से क्या हुआ, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मत देने की आयु 21 वर्ष थी, मत देने की आयु जो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर उसे क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। अर्थात अभी तक वर्तमान में जो बच्चा, जो इंसान 18 वर्ष का हो गया है वो क्या करेगा, मतदान कर सकता है। ये पहले आयु कितनी थी, 21 वर्ष। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, और क्या कर दिया गया कि अब से मतदान की आयु 21 वर्ष न होकर कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। ये कब से लागू हुआ था, ये हुआ था 28 मार्च 1989 से। ठीक है, तो 28 मार्च 1989 से क्या हुआ, ये लागू हुआ था। क्या, जो जैसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा क्या की गई कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, पर इसे कब से लागू किया गया, अर्थात इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था कि 18 वर्ष के बच्चों ने, 18 वर्ष के इंसानों ने क्या किया था, मतदान किया था। तो वो 28 मार्च 1989 से ये प्रावधान लागू हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1989, 28 मार्च, 7th का सी। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आगे आपके सामने प्रश्न बोलता था मैं, कैसा है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है, संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग निरीक्षण करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, मैंने क्या बोला था, फिर से एक बार मैं, देखो जो बोल रहा हूं वो आगे जाके प्रश्न बन रहा है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न तो देखिए, साथ ही साथ उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिए। फिर से बता रहा हूं, भारत में 2 तरह के क्या है, निर्वाचन आयोग है। एक भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इसी से आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद
और राज्य विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराता है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दो हो गए। संसद का अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। संसद में एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं और राज्य विधानसभा में एमएलए अर्थात सांसद और विधायक के चुनाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। कौन सा? भारत का। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? पंचायतों के। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो ग्राम प्रधान, नगर पालिका, जो मेयर वगैरह के होते हैं, कौन कराएगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है? ग्रामीण स्थानीय निकायों का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। क्या ये सही होगा? कौन कराएगा? तो राज्य का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग किसके कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल। तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसा प्राधिकरण? संवैधानिक, ये तो सही है। पर ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है, ये गलत है। क्यों? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन संबंधी शक्तियां किसके पास हैं? तो राज्य के निर्वाचन आयोग के पास। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए सही किंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा? 8th का ए सही है किंतु आर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के सदस्य की निडरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ठीक है, जब भी संसद के सदस्यों की निडरताओं से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति उसका क्या करेगा? जो भारत का निर्वाचन आयोग होगा, भारत के निर्वाचन आयोग से क्या करता है? परामर्श करता है। अगर किसी सदस्य की योग्यता संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह करेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। तो क्या हो जाएगा? 9th का बी हो जाएगा। ठीक है, 9th का क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अनुच्छेद 103(2) के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 103 का खंड 2 के तहत संसद की निडरताओं से संबंधित प्रश्न जब भी उठेगा तो राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? परामर्श करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? जैसे भारत के निर्वाचन आयोग के कई सारे काम होते हैं पर एक काम नहीं है, वो कौन सा नहीं है? वही वो प्रश्न के अंतर्गत क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, कौन कौन से काम देखो, मतदाता सूची तैयार करना और निर्देशन नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल चुनावों को संपन्न कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन, विधानमंडल के चुनावों के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है, तो ये उसके अंदर पूछ रहा है। तो देखो, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण ये सही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन कराना, प्रश्न देखिए अभी एक इससे अगले ही प्रश्न बताया था कि भारत के निर्वाचन आयोग का क्या काम है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव को संपन्न कराना। तो यहाँ आ गया, इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी पर ध्यान दीजिए जो बोल रहा हूँ। अब सोच के चलिए कि जब मैं प्रॉपर थ्योरी कराऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होंगे जब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से इतना करा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संपादन कराना, ये भी मैंने बताया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य के विधानमंडल संबंधी चुनाव कौन कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। वहीं से उठकर दोनों क्या हैं? आपके सामने लाइन आ गई हैं। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, तो देखो ये गलत है, क्योंकि विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित प्रावधान राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं करता, बल्कि कौन करता है? तो संसद करती है, भारत की संसद करती है। तो पूछा कौन सा संबंधित प्रश्न सही नहीं है? तो 10th का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 10th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं उन्हें भारत की संसद निर्णय लेती है उन पर। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो देखो, जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तब ये शायद एक सदस्यीय था। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, होते थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। लेकिन
फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था वो 1 सदस्यीय था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसमें होते थे। लेकिन कार्यभार को देखते हुए 16 अक्टूबर 1989 से, कब से, 16 अक्टूबर 1989 से, इस डेट को याद रखना, इस डेट को याद रखना। ठीक है, और ये डेट, बस डेट थोड़ा सा आता है, कभी पूछे प्रथम कौन थे तो सुकुमार सैनवी थे, ये ध्यान रखो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें 1 सदस्य थे, वो सदस्य कौन थे, सुकुमार सेन थे। पर धीरे धीरे कार्यभार बढ़ा, राज्यों की संख्या बढ़ी, तो आपने देखा 16 अक्टूबर 1989 से क्या किया गया था, तो 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके साथ साथ उसकी सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का क्या कर दिया, प्रावधान किया गया। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है, तो 3 सदस्यीय है। ये कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1989 से। ठीक है, और ध्यान रखना 1989 से क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर वो कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी थी। तो ध्यान रखो। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न कब से, तो 16 अक्टूबर 1989 से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी पदावधि के लिए 2 शर्तें हैं, एक 6 वर्ष और दूसरी 65 वर्ष। फिर एक बीच में आता जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि जैसे मानो कोई निर्वाचन आयुक्त का क्या किया गया, किसी को निर्वाचन आयुक्त मतलब चुना गया। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त चुना गया, अब वो हमने चुन लिया, मानो 55 वर्ष की उम्र में उसको निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। कितनी वर्ष की उम्र में, 55 वर्ष। ठीक है, अब क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, तो जैसे ही इसमें +6 करेंगे कितना हो जाएगा, 61 वर्ष। अर्थात ये जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 55 साल थी और हमने उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया, वो 61 वर्ष की उम्र में क्या होगा, खुद से ही रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन अब सपोज दैट किसी को हमने 62 वर्ष की उम्र में क्या किया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया, अब दूसरी शर्त लागू होगी, अब वो 6 वर्ष काम नहीं करेगा, अब वो कितने वर्ष काम करेगा, +3 वर्ष, 65 वर्ष। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो वो चाहे उसके पास 1 ही साल का कार्यकाल रहा हो, पर वो 65 वर्ष से आगे कार्यभार नहीं संभालेगा। ध्यान रखना, या तो 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष का हो, या 6 वर्ष काम करेगा या मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक। तो 6 वर्ष कार्यकाल है, 65 वर्ष आयु है। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नहीं रहेगा। तो जो भी पहले हो जाए, तो कौन सा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए। ठीक है, एक चीज वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो हैं श्री ज्ञानेश। ठीक है, जिन पर बड़ी बिहार सरकार ममता बनर्जी काफ़ी प्रश्न लगा रही हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, श्री ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये भारत के 26वें नंबर के क्या हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन पर बड़े, इनके कार्यकाल को बड़ा प्रश्न चिन्ह से भरा पड़ा है इनका। ममता जी बनर्जी पश्चिम बंगाल की, वो उनके कार्यकाल को बोल रही हैं कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। देखो, भारत का निर्वाचन आयोग, मैंने बताया अब कितने सदस्य है, 3 सदस्य, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 होते हैं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि 3 सदस्य है। अब प्रश्न को समझिए, क्या ट्विस्ट है यहां पर। प्रश्न कह रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है, तो ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का अगर कोई प्रश्न है तो वो उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक ही है। उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा जिस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कार्यपालिका भी हटा सकती है, अर्थात राष्ट्रपति हटा सकता है। इनके लिए ये जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको हटाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इनको उस प्रकार से नहीं हटाया जाता जिस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। इनको सिंपल हटाया जा सकता है। अगर इनके प्रश्न कार्यकाल में कोई प्रश्न हटता है तो राष्ट्रपति इन्हें सिंपली हटा सकता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए आपको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार साबित करना होगा। तो उसको हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, पर इन दोनों को आसानी से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। सही बात है, बिल्कुल दी गई है ना। क्योंकि ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था का मतलब है ऐसी शक्तियां कहां से प्राप्त हैं, तो संविधान से। फिर कह रहा है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। किसके पास है? कार्यपालिका के। निर्वाचन आयुक्तों को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो थे, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त। मैंने अभी क्या बोला आपको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना बड़ा कठिन होता है क्योंकि उसकी वही प्रक्रिया हटाने की जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना टफ है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यपालिका एक सामान्य प्रकार से हटा सकती है। तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। दोनों ही सत्य हैं क्योंकि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसलिए निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है और अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो उनको हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। जैसे चुनाव आयोग कई प्रकार के काम करता है, कई प्रकार के काम, पर कोई एक काम नहीं है जो चुनाव आयोग नहीं करता। तो वही वो पूछ रहा है। जैसे चुनाव चिन्ह आवंटन करना, ये है उसका काम। चुनाव की वैधता का निर्णय, ये भी है। शांतिपूर्ण चुनाव कराना, ये भी है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन जारी करना, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम है। ठीक है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना राष्ट्रपति करता है। जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं
उनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अर्थात जब निर्वाचन आयुक्त अपनी पूरी एक कि किस क्षेत्र में कौन सी डेट को चुनाव होंगे वो सारी की सारी प्रणाली बनाकर राष्ट्रपति को देता है, तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता है कि इस फेज में इन जिलों में चुनाव है, इस फेज में इन जिलों में चुनाव है, इस फेज में इन जिलों में। तो वो अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए और राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए जारी करता है। तो नोटिफिकेशन जारी करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम है। क्वेश्चन नंबर 16, निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है, कैसी संस्था है? संवैधानिक। कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किया गया है। और संवैधानिक संस्था होने के नाते ये क्या करती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। अब क्योंकि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। जब कोई संवैधानिक संस्था होती है तो वो किसी के अधीन काम नहीं करती, उसको सारी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, ये तीनों ही तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ये किसी के अधीन काम नहीं करती है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो किसी के अधीन ये काम नहीं करती है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, परिसीमन आयोग, संसद और राष्ट्रपति। तो निर्वाचन क्षेत्रों का कौन करता है? तो परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, अभी देखो जैसे 2026 में क्या था, लोकसभा में जितनी सीटें थी, अब परिसीमन आयोग का गठन है। अब देखते हैं कितनी सीटें बढ़ेंगी। तो सीट लोकसभा में किस राज्य के लिए कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी, किस क्षेत्र के लिए, इस कब के लिए क्या गठन होता है? तो परिसीमन आयोग का गठन होता है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि से अनिवार्य व्यय नहीं है? भारत की संचित निधि से तो देखो, ऋण भुगतान, निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की पेंशन और राज्यसभा उपाध्यक्ष के भत्ते। तो देखो, जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, वो भारत की संचित निधि पर अनिवार्य व्यय नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों में कौन कौन शामिल है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो उनको सदस्यों के जो वेतन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखो, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसी डेट को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। कब? 25। कब से मनाया जाता है? तो 2011 से। कब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है? 25 जनवरी 2011 से लगातार, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी को। तो इसी 25 जनवरी की याद में ही क्या कर दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। कब से? तो 2011 से। तो 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श आचार संहिता का प्रावधान है संवैधानिक, विधिक, कार्यपालिका का आदेश या इनमें से कोई नहीं? देखो, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो निर्वाचन आयोग।
कहीं पूछे कौन लागू करता है, निर्वाचन आयोग। फिर पूछे क्यों, क्यों लागू करता है, ठीक है, क्यों। तो देखो, आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ये वे जारी दिशा निर्देश हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या होता है, मानने पड़ते हैं। किन के लिए करता है, राजनीतिक पार्टियों। जैसे आप देखते हो अभी बिहार में क्या, बंगाल में चुनाव होंगे, तो वहाँ बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, तो उन पार्टियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करता है कौन, निर्वाचन आयोग। किसके माध्यम से, आदर्श आचार संहिता के माध्यम से। अगर कोई पार्टी उनका उल्लंघन करती है तो निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं कि उनको किसी दंड विशेष, कुछ दंड के रूप में कुछ दंड दे सकती है, मतलब। तो वो उनको क्या, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ क्या होता है, कुछ नियम लागू करती है, कुछ आदर्श आचार संहिता के माध्यम से। तो ठीक, आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, तो पूछे कभी, तो वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो पूछ रहा आदर्श आचार प्रावधान क्या है, लेकिन कभी पूछे कौन लागू करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, अब तक जितने प्रश्न थे वो किसके बारे में थे, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये कैसी संस्था थी, एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। अब प्रश्न आएंगे एक और दूसरी संस्था के बारे में, वो भी संवैधानिक है, उसको कहते हैं वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। ये भी कैसी संस्था है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो भारत का वित्त आयोग कौन है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का वित्त आयोग किन विषयों पर विचार करता है, क्योंकि नाम से देखिए, वित्त मतलब धन के बारे में, वित्त के बारे में जितने भी प्रावधान होंगे देश में, उनको कौन करेगा, तो वित्त आयोग के माध्यम से होंगे, ठीक है। जैसे करों का बंटवारा, सहायता अनुदान, ऋण राहत, प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत, विषयों पर विचार करेगा। देखो, जो करों का बंटवारा होगा उस पर भी करेगा, सहायता अनुदान ये भी होगा, ग्रांट एड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज। लेकिन डेब्ट रिलीफ और डिजास्टर रिलीफ, इनके लिए क्या है, एक अलग से विभाग बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे प्राकृतिक आपदा एवं ऋण राहत क्या होगा, ऋण कोष बनाए जाते हैं, तो इन पर विचार करने का काम इनके अपने जो राहत कोष हैं उनका है। लेकिन करों का बंटवारा और सहायता अनुदान का काम किसका है, तो ये भारत के वित्त आयोग का है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ कर केंद्र सरकार वसूलती है तो कुछ राज्य सरकार वसूलती है। अब कर के बाद ये उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा, किस अनुपात में होगा, राज्यों को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, वो कौन बताता है, तो भारत का वित्त आयोग बताता है। किस संस्था को ग्रांट, सहायता अनुदान प्राप्त होगा, ये भी कौन बताता है, तो भारत का वित्त आयोग बताता है, ठीक है। तो 1 और 2 21 के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1951 को। कब हुआ था, 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का, डी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब कभी पूछे आपसे वित्त आयोग का गठन तो अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है। तो भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठन हुआ था, तो 22 नवंबर 1951 को। कब, 22 नवंबर 1951 को। तो 22 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो, भारत के प्रथम वित्त आयोग, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अनुच्छेद 280 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर
अनुच्छेद 280 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी गठन करेगा। कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? कभी पूछे तो राष्ट्रपति करता है। प्रश्न कितने हैं? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन तो 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, 22 नवंबर 1951 को। अब प्रश्न पूछेगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो पूछ रहा है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1951 को। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आंसर? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 24। खरा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखो मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन तो प्रश्न क्या, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? तो भारत की संसद करती है। ठीक है, तो भारत की संसद बताएगी कि भाई कौन सी योग्यताएं होंगी जिसके आधार पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? चुनाव करेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या होगा, कौन सी योग्यताएं होंगी, ये डिसाइड कौन करेगा? तो वो भारत की संसद करती है। तो क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु बी सही है, आर सत्य। तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, विभिन्न मंत्रालयों हेतु निधियों का विनियोजन करना। ठीक है, 25। तो देखो वित्त आयोग का गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? देखो क्या होता है कि जो भारत में टैक्सेस सिस्टम लागू होते हैं, तो कुछ टैक्स केंद्र सरकार वसूलती है, तो कुछ राज्य सरकार वसूलती है। जो केंद्र सरकार वसूलती है करों को, उसमें से किस अनुपात में राज्यों को मिलेगा और किस अनुपात में केंद्र को मिलेगा, उसका निर्धारण, उसकी सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। तो इसीलिए क्या हुआ है, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के निर्धारण की सिफारिश करना। तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना इसका क्या है? प्राथमिक काम है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखो, वित्त आयोग वित्त आयोग और एक तरफ लिखेंगे हम अध्यक्ष। तो पहला देखेंगे प्रथम वित्त आयोग, प्रथम। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे?
केशी नियोगी, केशी नियोगी। अब देखेंगे 12वें क्वेश्चन में क्या, 12वें वित्त आयोग, ठीक है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सी राजन, ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन। 13वें के अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग, ठीक है। तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर। फिर आता है 14वां, तो 14वां वित्त आयोग, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वाई वी रेड्डी, कौन, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। अब आता है 15वां, तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एन के सिंह, कौन, डॉक्टर श्री एन के सिंह, ठीक है, श्री एन के सिंह। और 16वें वित्त आयोग जो कि अभी वर्तमान में है, 16वें वित्त आयोग, ठीक। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके सामने प्रश्न आते हैं, देख लीजिए, इसकी लिस्ट है। कभी पूछेगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर केसी नियोगी। फिर पूछे आपसे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सी रंगराजन। फिर पूछे आपसे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विजय केलकर। पूछे आपसे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी। फिर पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन के सिंह। क्यों, पहले के बाद और जो हमारा अंतिम होता है जो इस समय है वो है 16वां वित्त आयोग। तो कभी कभी 16वां से पूछ के लास्ट वाला पूछ लेता है, तो 15वां। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर श्री एन के सिंह। अब पूछ रहा है डॉक्टर जो वर्तमान में चल रहा है कौन सा वित्त आयोग है, तो 16वां। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पूछा है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सी रंगराजन। इसी तरह से पूछ सकता है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, डॉक्टर विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता है वाई वी रेड्डी, 15वें के एन के सिंह और 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 27, वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते समय मुख्य रूप से संबंधित हैं राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से सिद्धांत, ये भी ठीक है। मैंने बोला ना, जो कुल कर का अनुपात में बांटता है, कितने अनुपात राज्यों को मिलेगा, केंद्र और राज्य, ठीक है। तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से सिद्धांत, ये भी ठीक है। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों का बंटवारा, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें, अनुच्छेद 243 आई, ठीक है, के अंतर्गत कैसा है ये, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था। तो 28 का क्या हो जाएगा, सी। अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अभी बताया, सही है। राज्य वित्त आयोग क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ये भी ठीक है। संघीय वित्त आयोग पंचायती को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं कर सकता, ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि संघीय वित्त आयोग ये सिफारिश कर सकता है कि पंचायतों को वित्तीय सहायता किस अनुपात में और कितनी दी जानी चाहिए। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर संघीय वित्त आयोग इन पर क्या करता है, विचार विमर्श करता है। तो ये कहना कि सिफारिश नहीं कर सकता कैसा है, अपने आप में एक गलत अवधारणा है, ठीक है।
तो 29 का क्या हो जाएगा? सी। ए सही है और किंतु आर गलत है, ठीक है। और कभी पूछे राज्य वित्त आयोग का किस अनुपात, तो अनुच्छेद 243 आई। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 243 का आई। क्वेश्चन नंबर 30। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने आपको क्या बताया था? वाई.वी. रेड्डी। और सी रंगराजन कौन से थे? तो 12वें। वाई.वी. रेड्डी 14वें। 15वें कौन थे? एन.के. सिंह। और 16वें के 16वें के एन.के. सिंह। 16वें के अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। पहले सबसे पहला पूछ लेता है कभी कभी, कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी, ध्यान रखना। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 14वें के वाई.वी. रेड्डी, 15वें एन.के. सिंह, 16वें अरविंद पनगड़िया और सबसे पहले कौन थे? तो केसी नियोगी थे। यहाँ पूछ रहा है आपसे 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी। ठीक है, और ये जो वाई.वी. रेड्डी थे कौन थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। 31। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्या पूछ रहा है? नियुक्ति। प्रश्न समझना, फिर से बता रहा हूं। अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी किसका गठन करता है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन। ठीक है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या, ध्यान रखना, या जरूरत पड़ने पर उससे पहले, जरूरत पड़ने पर उससे पहले, उससे पहले वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा, अनुच्छेद 280 के तहत। तो कह रहा है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन कभी पूछे आपसे कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? योग्यता, तो कभी पूछे योग्यता, योग्यता का निर्धारण, तो योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो भारत की संसद। भारत की संसद क्या करती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करती है। जो मापदंड संसद बनाती है उन्हीं के आधार पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या करता है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 32। वित्त आयोग का गठन किया गया है सिफारिश करने के लिए, वित्त विधेयक तैयार करने के लिए मानदंड, संघ सरकार का वार्षिक बजट तैयार करने के लिए, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए मापदंड, संघ सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखा परीक्षा के लिए। तो मैंने क्या बोला? तो संघ एवं राज्यों के लिए, संघ एवं राज्यों के बीच करों का निर्धारण और जो संसाधन है उनके आवंटन के लिए मापदंड कौन करता है? तो वो भारत का वित्त आयोग करता है। तो 32 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में कौन एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में सहायता करना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान देना, ये होता है। केंद्र राज्यों के बीच साधनों का बंटवारा, ये भी होता है। वितरणीय जो डिविजिबल पूल है में करों के आवंटन का निर्धारण करना, ये भी होता है। लेकिन योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता देना, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, योजना आयोग को, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नीति आयोग।
योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नीति, ध्यान रखना, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो नीति आयोग। कब से, 1 जनवरी 2015 से। कभी पूछता है आपसे योजना मतलब नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग था। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है, नीति आयोग है। योजना आयोग का नीति आयोग नाम किस वर्ष किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से किया गया है। तो आंसर आपके सामने 33 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो देखो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, ठीक है, मैं क्या कहता है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, का प्रावधान है, जिसे आम बोलचाल में आम बोलचाल में क्या बोल दिया जाता है, बजट, ठीक है, बजट। तो अनुच्छेद 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है उसे आम बोलचाल में क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। लेकिन भारत के संविधान में बजट जैसा एक भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है, तो भारत के संविधान में बजट जैसा कोई भी शब्द उल्लिखित नहीं है, ठीक है। और पूछे विनियोग विधेयक, तो अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचय निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचय निधि के बारे में बताया है, 114 में विनियोग विधेयक के बारे में और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। लेकिन संविधान में कहीं भी आपको बजट जैसा शब्द देखने को नहीं मिलता। 112 कहता है कि भारत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, उसी को सामान्य भाषा में आम बोलचाल में क्या कह दिया जाता है, बजट कह दिया जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा उल्लिखित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का सी। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इतना ही है भाई। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, फिर धन्यवाद बोलूँगा। प्रश्न के अंतर्गत आज हमारा जो लेक्चर था, जो इसका सार है लेक्चर का, वो है संवैधानिक संस्थाएं। कैसी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, जिसके अंतर्गत हमने 2 संस्थाएं देखी हैं आज। कौन सा, एक भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, और दूसरी संस्था कौन सी है, वित्त आयोग, ठीक है। इसी के अंतर्गत तीसरी जो इसी में आ जाती है वो है राज्य का वित्त आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, ठीक है, और ये राज्य वित्त आयोग। तो ये चारों की चारों संस्थाएं कैसी हैं, संवैधानिक संस्था हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, तो भारत का निर्वाचन आयोग आपको संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, और राज्य का निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक संस्था है। 2 संस्थाएं आपके सामने आज मैंने संवैधानिक संस्थाओं के रूप में पार्ट 1 में बता दी है। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ। पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 के अंतर्गत 2 संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी, निर्वाचन आयोग और राज्य भारत का वित्त आयोग, कैसी संस्थाएं हैं, दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। इन बात को आप याद रखना, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मैंने सारे के सारे जितने भी इसके आधार पर बनने वाले प्रश्न थे मैंने आपको करा दिए हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बस आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप क्लास देखो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।